ओके, उसका एक तरीका ये था कि हम उसको, अगर हमारे पास दो किस्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हमने आइडेंटिफाई किए, एक आपका होमोजेनियस था और दूसरा हेट्रोजेनियस था, ठीक है। अच्छा, अब एक उसके अंदर हमने देखा कि जब व्हेन व्हेन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सच दैट ये प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ तरीके, एक ही किस्म की प्रोडक्ट बन रही है जिसके फीचर्स वगैरह में कोई तब्दीली नहीं है, आइडेंटिकल यूनिट्स हैं ओवरऑल, तो वहाँ पे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का अप्लाई किया, ठीक है, वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई। और फिर हमने दूसरी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा जिसमें हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाई किया। तो यहाँ तक हम बात आ गई। देखिए, अब ये जो आपका ये जो चैप्टर है, दिस इज कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर से हमारी मुराद क्या है कि आपको याद होगा कि हमने दो किस्म के जो है वो, जब हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट और टर्म्स पढ़े थे, तो उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कॉस्ट की, कॉस्ट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। द कॉस्ट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। कॉस्ट के बिहेवियर के एतबार से कॉस्ट को दो तीन तरीकों से हम जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है, फिर बिहेवियर बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ये दोनों आपस में कैसे बिहेव करती हैं, फिर मिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। ये आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है जी। तो पहले हम कॉस्ट बिहेवियर को पढ़ेंगे, फिर हम एक एक चीज करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फार्मूला, ठीक है जी। कॉस्ट फार्मूला में हम क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे कि अगर आपको कॉस्ट डेटा गिवन हो, फर्ज करें आपको कॉस्ट डेटा गिवन है, मे बी आपको ये मंथ है, फॉर एग्जांपल ये मंथ है और ये सेल है, आपको सेल्स की डेटा गिवन है या कॉस्ट की डेटा गिवन है, ये मंथ्स हैं, ये आपकी सेल्स हैं। तो इसमें से आप एक कॉस्ट, ये फर्ज करेंगे आपकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट, तो इसमें से आप कॉस्ट फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, दिस इज विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हम करेंगे। और वो बहुत आसान है, उसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, व्हेन यू बी डूइंग इट तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द होल सॉर्ट, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेस लेक्चर। अब आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड। देखिए, कॉस्ट बिहेवियर को पहले थोड़ा समझ लें। व्हाट इज कॉस्ट बिहेवियर? कॉस्ट बिहेवियर refers to how cost will change as level of activity changes। मकसद क्या है कॉस्ट बिहेवियर से, क्या मुराद है हमारी कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी से मुराद क्या है, प्रोडक्शन लेवल। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं या जैसे अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम करते हैं, प्रोडक्शन आपकी लेवल है अगर बढ़ती है या कम होती है, तो आपकी कॉस्ट कैसे बिहेव करेगी। अच्छा, अब आप एक इसमें अंदाजा लगाएं कि कुछ टाइप की कॉस्ट आपकी ऐसी है कि जो डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से पे डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री का रेंट, अगर आपकी कोई रेंटेड प्लेस है, आप उसमें रेंट कर रहे हैं, अगर आप 200 यूनिट बना रहे हैं फिर भी रेंट सेम रहेगा, 1000 यूनिट बना रहे हैं फिर भी यूनिट सेम रहेगा, मतलब रेंट सेम रहेगा। तो रेंट की जो कॉस्ट होगी वो एज सच नंबर ऑफ यूनिट से डायरेक्टली वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब समझ लें कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। और अच्छा, लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर, वो आप देखें वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके नंबर ऑफ यूनिट से। जितना मटेरियल ज्यादा, आपका यूनिट ज्यादा बनाएंगे, उतना डायरेक्ट मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा होगा। जितना आपका यूनिट ज्यादा बनेंगे, उतने डायरेक्ट लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होगा। लिहाजा वो वाली जो कॉस्ट होगी, वो आपकी कॉस्ट रेंट की तरह नहीं होगी, वो नंबर ऑफ यूनिट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साथ या तो बढ़ेगी या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ कम होगी। अच्छा, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना क्यों जरूरी है, एक मैनेजर के तौर पे आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी कॉस्ट, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कैसे बढ़ती है। तो देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको होता है, का हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर का। कॉस्ट स्ट्रक्चर का ये होता है कि देखें, फर्ज करें एक कंपनी है जिसमें ज्यादातर फिक्स कॉस्ट है, यानी कि उसकी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा है। दूसरी कंपनी है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा है। ये मैं आपको ऐसे मिसाल के तौर पे दे सकता हूँ। फर्ज करें कि जैसे आपने अगर आपकी एक, से फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक जो है वो फर्नीचर बनाने की जो है वो कंपनी है या आपका जो है वो एक बिजनेस है, तो फर्नीचर पे आप दो किस्म के जो आपका कारपेंटर्स हैं उनको दो तरीकों से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका उनका ये है कि आप उनको फिक्स सैलरी दे दें पर मंथ, कि भाई हम फर्स्ट करें 50,000 आपको सैलरी देंगे, इसमें जितनी भी काम आपको होगा फला आपको करना पड़ेगा।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उन कारपेंटर्स को जो सैलरी दें वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म दें, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स कितने काम कर रहे हैं, या कितने फर्ज करें वो फर्नीचर के सेट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो जितने सेट्स बनाएंगे उसके हिसाब से उसको पेमेंट हो। तो ये एक तरह से जब वो आप एक या तो उनकी कॉस्ट वेरिएबल होगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ फर्नीचर सेट्स बनाएंगे तो वेरिएबल हो जाएगी, उसके हिसाब से सैलरी देंगे। और फिक्स कर दें 50,000 पर मंथ या फर्ज करें 1 लाख पर मंथ, तो उसके हिसाब से भी आपका, तो ये फिक्स है। तो अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो जिनके अंदर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा होता है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा होता है। अच्छा, इसके अपने फायदे और नुकसान भी हैं। जब प्रोडक्शन लेवल फर्ज करें आप, फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये आप बढ़ा रहे हैं, यू आर इफ एज यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कुछ कंपनीज की कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी, कुछ की कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन थोड़ी स्लो बढ़ेगी। तो ये देखें, फर्ज करें ये टोटल कॉस्ट कर्व्स हैं दो, ये टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। अच्छा, फर्ज करें ये वाली जो ये वाला जो ये जो फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी जहाँ पे ना, तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स जब बढ़ेंगे तो क्योंकि इस फर्नीचर कंपनी ने अपनी कॉस्ट ज्यादातर फिक्स रखी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इसकी कॉस्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी वेरिएबल कॉस्ट है तो इसकी कॉस्ट तेजी से नंबर ऑफ यूनिट के साथ बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है, दिस इज समथिंग वी कॉल कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, उसमें ये समझना जरूरी है कि आपकी कॉस्ट का कितना एलिमेंट फिक्स है, कितना एलिमेंट आपका जो है वो आपका वेरिएबल है, और वो आपकी नंबर ऑफ यूनिट से या लेवल ऑफ एक्टिविटी से कैसे रिलेट करता है, वो उससे कितना सेंसिटिव है। ठीक है जी, तो ये बैकग्राउंड की चीजें आप समझ लें, दिस इज समथिंग वी कॉल द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट नाउ वी मूव, अगर कोई यहाँ पे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मेनी फर्म्स हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो कुछ कंपनीज जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होंगी। वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद क्या है कि जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा हो, और कुछ जो है वो फिक्स कॉस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, जिसका मतलब है कि वो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट उसमें ज्यादा हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट का थोड़ा समझें, हाउ डू वी डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट। ये आप पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, जस्ट सिंपल मैं इसको आपको रिव्यू दे देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट हुज टोटल डॉलर अमाउंट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। A cost whose total dollar amount varies in direct proportion to changes in activity level. Activity level यानी कि प्रोडक्शन के साथ, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, डबल द चेंज इन एक्टिविटी एंड डबल द चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। फर्ज करें वो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल कर दें तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी डबल हो जाएगी। A variable cost remains constant if expressed on per unit basis। ये इसकी मजेदार खासियत होती है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट होती है। ये कैसे, फर्ज करें नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ गेस्ट, ये किसी होटल की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ गेस्ट 250 है, 500 है, 750, 1000 है, तो टोटल कॉस्ट देखें आपकी बढ़ रही है। 250 गेस्ट ने स्टे किया, 7500 है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ मील्स, मील्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और 500 है तो ये 15,000 है, 750 है 22,500, 1,000 है तो 30,000। ठीक है, ये सारी कॉस्ट आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन पर यूनिट बेसिस पे देखा जाए तो क्या है, ये 7,500 को डिवाइड करें 250 के साथ 30, 15,000 को डिवाइड कर दें 50 के साथ 30, ठीक है जी, 500 के साथ, फिर 22,500 को 750 के साथ डिवाइड कर देती, तो पर यूनिट बेसिस पे कॉस्ट पर मील अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ मील पर गेस्ट, ये सेम रह रही है 30 के साथ। तो दिस इज वेरी मच लाइक दैट। तो कैसे होगा, मिसाल के तौर पे एक बैटरी है, आपको जो है वो बैटरी आपको फर्ज करें 5,000 की पड़ रही है गाड़ी में लगाने के लिए, 10 गाड़ियां बनाएंगे तो टोटल बैटरी की कॉस्ट 50,000 हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट बेसिस पे बैटरी जो आपको 5,000 की ही रहेगी। तो दिस इज समथिंग विच इज द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट की तरह बिहेव करती है, ये समझना। ओके जी, या कांस्टेंट हो जाती है। नो नोट दैट द कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट 30 ऑन पर यूनिट गैस बेसिस while it varies uh, while it varies in total with activity level. The idea is crucial in understanding cost behavior. Okay, अच्छा, इसको थोड़ा समझ लें ग्राफिकल बेसिस में।
graphic, how we can see it on the graph, जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ग्राफ्स बढ़ रहे हैं आपकी मील की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रही है, ये स्ट्रेट कर्व आपका है। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट आपकी 30, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़े पर यूनिट कॉस्ट भी 30 की 30 रह रही है। एग्जैक्टली दिस table or this schedule is depicted or it is presented with the help of this diagram. I hope it's clear. ठीक है जी। ओके अब एक्टिविटी बेस और कॉस्ट ड्राइवर्स, ये थोड़ा कुछ बेसिस को समझें कि हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी बेसिस और कॉस्ट ड्राइवर्स को क्या कहा जाता है। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम एलोकेशन बेस, जब हम, आपको याद होगा जब हम प्री डिटरमिन्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई कर रहे थे तो हमने जो 2-3 एग्जांपल किए थे, या तो हम डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे कर रहे थे या डायरेक्ट आपकी जो वो या मशीन आवर्स पे कर रहे थे, लेबर आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। तो वो एलोकेशन बेस क्या है, वो बेसिकली एक्टिविटी बेस कहलाता है या वो कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। कॉस्ट ड्राइवर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो के कॉस्ट को ट्रिगर करती है, यानी कि जिस जिस जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी, जो मैसिव कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती है या कम होती है। आप इंडस्ट्री, आप हमारे आईबीए की एग्जांपल ले लें, अगर आईबीए की देखें कॉस्ट का मेजर हिस्सा कौन सा है, उसकी क्लासें। जब क्लासें चलेंगी तो सारी की सारे, अगर मिसाल के तौर पे एसीज लगे हुए हैं, एयर कॉन्स हैं, या उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है, इवन पंखे वगैरह वो चलना वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अच्छा इवन आपकी जो 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 टीचर्स होते हैं जो पर यूनिट कॉस्ट पे, पर यूनिट बेसिस पे जो है वो यानी कि पर क्लास के बेसिस पे, पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं। क्लासें होंगी तो ये सारी कॉस्ट होगी, क्लासें नहीं होगी तो ये सारी कॉस्ट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास आवर्स जो है वो, ठीक है, टीचिंग आवर्स या क्लास के आवर्स जो है वो आपकी जो है वो आपकी मेजर एक एक्टिविटी बेस है या कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर इज समथिंग दैट ड्राइव योर कॉस्ट। ठीक है जी। तो एन एक्टिविटी बेस फॉर कॉस्ट टू बी वेरिएबल, इट मस्ट बी वेरिएबल टू समथिंग। वेरिएबल कॉस्ट को हम उस हिसाब से कहते हैं कि जब हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है तो वो वेरिएबल किसके साथ है, ठीक है, जिस एक्टिविटी के साथ वो वेरिएबल है या जिससे कनेक्टेड होके वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको कहा जाता है एक्टिविटी बेस। एन एक्टिविटी बेस इज अ मेजर ऑफ वॉट एवर कॉजेज द इन द इनकरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जिस जो भी चीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट को इनकर करने का सबब बनती है वो दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेस। एन एक्टिविटी बेस इज समथिंग रेफर टू इज कॉस्ट ड्राइवर, इसको हम कॉस्ट ड्राइवर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन से डायरेक्ट लेबर अवर्स मैंने आपको बताया, जितना डायरेक्ट लेबर अवर होगा, डायरेक्ट लेबर का मतलब है कि भाई इसका मतलब है काम हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपकी जो है वो परफॉर्म हो रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो इसका मतलब है उसमें रॉ मटेरियल भी अप्लाई होगा, उस पर ओवरहेड भी अप्लाई होगा, उसमें लेबर भी अप्लाई होगा। तो एक्टिविटी आपकी कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर अवर्स। मशीन अवर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फर्म, यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, अच्छा यूनिट सोल्ड हो सकता है, जितने ज्यादा यूनिट सेल करेंगे, ये सारे आपके दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन बाय अ सेल्स पर्सन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ लॉन्ड्री क्लीन बाय अ होटल, ठीक है। अच्छा फिर द नंबर ऑफ कॉल्स हैंडल्ड बाय टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड इन अ हॉस्पिटल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर फर्म। ये एक्टिविटी आपकी किसी भी हिसाब से आपकी हो सकती है, ठीक है जी। तो अच्छा अब जनरली द एक्टिविटी बेस अंडर कंसिडरेशन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Some firms have larger proportion of variable cost in their cost structure while others have not। ठीक है, तो ये समझ लें कि कुछ कंपनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट उसमें ज्यादा होता है, कुछ में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा होता है। ठीक है जी। ओके, वेरिएबल एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ये थोड़ा देख लें आप। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मर्चेंडाइजिंग कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आमतौर पे अगर आप सर्च करें वॉलमार्ट को देख लें, या आप जो है वो अभी हमारे जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको आप देख लें, तो वहाँ पे मेन उनकी क्या है, उनका एक बहुत बड़ा उनका जो वो फैसिलिटी होती है, और उनकी असल जो मेन कॉस्ट होती है क्या है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। वो कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने जितने यूनिट्स को वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है तो वो बने बनाए रेडीमेड यूनिट्स को सेल करती है, उसकी जो इन्वेंट्री है वो बताते खुद पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज्यादा यूनिट सेल होंगे उतने ज्यादा जो है वो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जितनी तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होता है,
ठीक है। और आपका जो है वो वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी मैंने आपको बताया था कि दो किस्म का होता है। उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका होता है जो कि वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरा होता है वो फिक्स्ड होता है। फर्ज करें रेंट, कंपनी का जो रेंट है आप, या फैक्ट्री का रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपका फिक्स होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़े बहुत यूनिट की चेंज से इंक्रीज नहीं होगा, वो फिक्स होगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें छोटी छोटी चीजें जैसे लुब्रिकेंट्स आप यूज कर रहे हैं, ग्लू यूज कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल जिसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। वो जितने यूनिट ज्यादा बनेंगे, हाँ, उसको हम प्रीट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड करते हैं, क्योंकि उसको हम इतनी आसानी के साथ कन्वीनियंटली उसको जो है वो एलोकेट नहीं कर सकते, या उसको जो है वो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, लिहाजा हम उसको इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड समझ लें कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वेरिएबल जो पोर्शन है वो भी आपका वेरिएबल कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, सप्लाईज हैं, और आपका जो है वो बोथ मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कमीशंस आपकी जो है वो, एक सेकंड। अच्छा, वेरिएबल सर कॉस्ट ही सिर्फ, ही हाँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह जेके आहिनि फैक्ट्री वारा उहे फिक्स थींदा। प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स थींदा Okay. आहिनि, वेरिएबल न थींदा, फिक्स थींदा। छो जो टैक्सेस तव्हां ॾिसो, टैक्सेस हिकिड़ा त हूंदा आहिनि सेल्स टैक्स टाइप जी शइ, हिकिड़ी हूंदी आहे सेल्स टैक्स टाइप जी शइ जेका वेरिएबल हूंदी आहे, जेको सेल्स ते डिपेंड कंदी आहे। प्रॉपर्टी टैक्स तव्हांजी प्रॉपर्टी फिक्स आहे, उहो हर साल जी जेको प्रॉपर्टी हुन ते टैक्स लॻंदो हुनजो अमाउंट आहे, ठीकु आहे। ओके सर। हाँ, अच्छा, हाणे अब आप देखें, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, दूसरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मिसाल के तौर पे कमीशन, आपने कमीशन पे अपने सेल्समैन रखे हुए हैं, अगर जितने ज्यादा यूनिट्स, हर यूनिट पे उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट आपकी हो गई, शिपिंग कॉस्ट भी आपकी। तो अब अच्छा, फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाईज वगैरह होती हैं, तो ये सारी मिला